सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए। तो डीएसए अगर आपको नहीं होता मैं बताता हूँ। डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए डीएसए करने के लिए। आप या तो पाइथन में डीएसए कर सकते हो, या फिर आप जावा में कर सकते हो, या फिर आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो। जनरली पाइथन में रिकमेंडेड नहीं है कि आप डीएसए करो, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा या तो आप सी प्लस प्लस में डीएसए करो, या फिर आप जावा में डीएसए करो। आप चाहो तो सी में भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर जावा में करके दिखाऊंगा। सो डीएसए में मेनली तो कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट उन कंसेप्ट्स को अप्लाई हम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही करेंगे। तो मैं तो यहाँ पे जावा में अप्लाई करके दिखाऊंगा। आप चाहो तो कंसेप्ट सीख सकते हो और किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हो, सेम कंसेप्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो हम जावा से यहाँ शुरू करेंगे। तो कंसेप्ट्स एक एक हम देखेंगे ध्यान से, और मेनली कंसेप्ट्स पे फोकस करना है आपको, इंस्टेड ऑफ कि आप कोड को रट रहे हो या फिर कोड पढ़ रहे हो जाके। कंसेप्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कंसेप्ट अगर पता होगा तो कोड अपने आप समझ में आएगा, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी फिर कोड की कि कैसे कौन सी लाइन का मतलब क्या था। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं इसको। सो अगर आपको जावा नहीं आती है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो। वो इनफ है आज के लिए कि आप डीएसए शुरू कर सकते हो। ठीक है, और डीएसए में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सो हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे, हमको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे, तो धीरे धीरे करके हम ये करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज डीएसए में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, तो तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सर्च क्या होता है। तो दिस इज़ तो सबसे पहले लीनियर सर्च के बारे में हम देखते हैं। तो लीनियर सर्च क्या है ना, कि जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ। सो ये मेरा एक एरे है या फिर लिस्ट, दोनों एक ही है। सो लाइक दिस इज़ एन एरे मेरा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या देता हूँ ना, अपने एरेज में अपने नंबर्स को देता हूँ। ठीक है, एरेज में नंबर डालता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 13, 16 एंड 18। ठीक है, अब मेरे को मिलेगा एक की, मतलब मैं एक की दूंगा। की मान लेते हैं मैंने दिया 10। तो अब मेरे को बताना है कि ये कौन से इंडेक्स पे आएगा। तो इंडेक्सिंग में आपको बताया, तो इंडेक्सिंग जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, इन लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो 0 से शुरू होना मतलब पहला वाला जो आपका एलिमेंट होगा आप उसको इंडेक्स करोगे 0। ठीक है, इसको आप इंडेक्स दोगे 0। सेकंड वाले एलिमेंट को आप इंडेक्स दोगे 1, तो ये सेकंड वाला आपका इंडेक्स हो जाएगा 1। थर्ड वाले को आप इंडेक्स दोगे सेकंड। ठीक है, और फोर्थ वाले को आपको इंडेक्स देना पड़ेगा थर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे इंडेक्सिंग जो होती है वो n-1 होती है। सो यहाँ पे हम लिख भी लेते साइड में, इंडेक्स n-1। ठीक है, सो इसके नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मतलब डीएसए छोटा नहीं है टॉपिक। सो ये रिवाइज़ करना आपको पड़ेगा बाद में, और तब वापस से लेक्चर नहीं देखोगे आप, और धीरे धीरे हो सकता है भूलोगे ही, तो इसको देखना पड़ेगा ही बार बार। ठीक है, तो इसके नोट्स बनाना इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर सर्च होता है। तो अब क्या लीनियर सर्च में क्या होगा ना, जैसे मेरे को की दे रखी है मैंने 10, यानी मेरे को 10 सर्च करना है इसके अंदर। तो अब लीनियर सर्च क्या करता है ना, कि सबसे पहले हो जाएगा 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे देखेगा क्या ये की है, नहीं है, तो फिर जाएगा सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे देखेगा क्या ये की है, नहीं है, तो फिर ये जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे देखेगा क्या ये की है, नहीं है, तो ये ऐसे एक एक करके आगे बढ़ता है लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है, अगर उसको बीच में कहीं भी ये की मिल गई, जैसे कि इसको यहाँ पे ये की मिल गई है, ठीक है, ये कौन से इंडेक्स पे मिली, थर्ड, तो वो इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो इंडेक्स दे देगा थर्ड। लेकिन अगर उसको ये की नहीं मिली,
तो वो क्या देगा, तो वो रिटर्न करेगा हमारे पास -1। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो वो हमको रिटर्न करेगा -1। ठीक है, तो अगर हमको मिल गया बीच में कहीं भी वो की, तो उसका इंडेक्स दे देगा, और अगर नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न कर देगा, यानी वो की इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा बार कोई की होती है तो वो उसके पहले वाले को बताएगा। ठीक है, तो अगर जैसे 10 पे इसको मिल गया है की, तो अब ये इसके बाद नहीं जाएगा, 10 के आगे ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो बस यहीं पे उसको मिल गया और यहीं से वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे कहाँ कहीं भी हो तो उसको नहीं देखेगा। ठीक है, तो लीनियर सर्च के लिए आपको मतलब एक ही जो आपका की है वो एक ही बार होना चाहिए, तभी आप उसको एग्जैक्टली बता पाओगे कि वो कहाँ पर है। ठीक है, सो ये हमको की देनी होगी अपने कोड में, और हमको इंडेक्स हमको आउटपुट में मिलेगा, यानी ये हमारा इनपुट होगा। सो दिस इज इनपुट, और ये हमारे पास हो जाएगा आउटपुट। तो इसको लिख लेते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर सर्च होता है। अब इसका कोड मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, तो आपको कोड मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखने में, तो इसका कोड मैं डायरेक्ट करके रखा हूँ तो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइप करने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं पहले से लिख के रखा हूँ। सो ये रहा लीनियर सर्च का प्रोग्राम। तो सबसे पहले पब्लिक क्लास और अपना नेम प्रोग्राम का, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक इंट, ये हमने फंक्शन बनाया, और ये मैंने आपको पहले बताया था फंक्शन कैसे बनाते हैं। इसका नाम हमने दे दिया लीनियर सर्च। फिर हमने इंट नंबर, ये हमने एरे डिफाइन करा नंबर से एरे का नेम नंबर, फिर हमने इंट की ली। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने फंक्शन को क्रिएट किया है। ठीक है, अब क्या है कि इस फंक्शन में एक सेकेंड, हाँ, तो इस फंक्शन में तो वो क्या था कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा ये हट गया था, तो मैंने इसको वापस से गया। तो इस फंक्शन में हमने ये प्रोग्राम लिखा है, तो इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शन के हमने क्या करा, फोर लूप को चलाया। फोर लूप को चलाने के बाद हमने इंटीजर i = 0 डिक्लेयर करा। फिर i की वैल्यू को हमने छोटा, i नंबर डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए, यानी इस एरे की लेंथ से छोटा। जब तक ये छोटा है तब तक वो चलेगा। i को प्लस प्लस करेंगे। इफ़ नंबर का ith इंडेक्स की के बराबर हो जाता है तो वो हमको i रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो i रिटर्न कर दिया, मतलब हमको अपना इंडेक्स मिल गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद क्या है, रिटर्न -1। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वैसे ही रिटर्न -1 कर देगा हमको। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारी क्या है, रिटर्न पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इंट नंबर, और ये हमने अपना डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और की भी दे दी हमने इसको। अब इंट इंडेक्स लीनियर सर्च, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अब क्या है, ये हमने फंक्शन को कॉल किया। अब इफ़ इंडेक्स बराबर बराबर में -1, अगर इंडेक्स -1 है तो ऊपर हमने रिटर्न करवाया था, तो ऊपर हमने प्रिंट नहीं करवाया था। ठीक है, रिटर्न करवाया था। अगर वो उसके बराबर था तो हमारे पास क्या आया, आई आया है ना। तो और अगर नहीं है तो हमारे पास -1 उसने रिटर्न करा। तो अगर -1 रिटर्न हुआ है तो वो लिख देगा नॉट फाउंड, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा इंडेक्स को। ठीक है, आप चाहो तो ये फंक्शन बना सकते हो, मतलब ये वाली चीज़ जो है ना, ये आप खुद से भी चेंज कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह से लिखो। इसका एक और मेथड हो सकता है, मतलब कई तरह से आप इस चीज़ को लिख सकते हो। आपको बेसिक चीज़ समझनी है कि किया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन में हमने दोनों वेरिएबल्स को लिए। उसके बाद हमने क्या करा, फोर लूप को चलाया। फिर इंटीजर लिया हमने i 0 के बराबर में। फिर जो एरे की लेंथ थी उससे कम तक जाना चाहिए, एक कम तक। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो n तक नहीं जा सकता, n-1 तक ही जाएगा। फिर नंबर, फिर एरे के इंडेक्स को हम की से कंपेयर करेंगे। अगर वो
हो जाता है इक्वल तो आई रिटर्न करेगा, नहीं तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन के अंदर इस चीज़ को कॉल करा लेंगे, ठीक है। और -1 के इक्वल अगर वो है तो नॉट फॉर्म, एल्स मतलब यानी उसको इंडेक्स मिला है तो वो इंडेक्स को दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको इंडेक्स दे दिया 3, सो 5 3। तो 3 क्यों दिया हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पहले तक ही जाएगा, ये सेकंड वाले पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज भी कर देंगे कुछ, जैसे मैं की को कर देता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है, Ctrl+S Ctrl+Alt+N, और ये हमारे पास नॉट फॉर्म, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च को, ठीक है। तो बाइनरी सर्च को अब हम देखेंगे। हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं अपने बाइनरी सर्च को, ठीक है। तो ये तो था लीनियर सर्च, और अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च को। तो बाइनरी सर्च में एक प्री रिक्विसाइट होती है, यानी कि आपको पहले से एक चीज़ करनी पड़ेगी तभी आप ये बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो बाइनरी सर्च में आपको सॉर्टेड एरे ही देना पड़ेगा, ये आपकी एक कंडीशन होती है बाइनरी सर्च की, ठीक है। सो ठीक है, तो बाइनरी सर्च की प्री रिक्विसाइट यही है कि आपको एक सॉर्टेड एरे देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम दे देते हैं प्री रिक्विसाइट प्रीरिक्विसाइट हमारी है सॉर्टेड एरे, तो लिख देते हैं सॉर्टेड एरे। सो आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, बिकॉज नोट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करोगे और मतलब नहीं भूलोगे कभी भी ये चीज़। सो ये बाइनरी सर्च अब मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। सो ये मैंने यहाँ पे डब्बे अपने बना लिए हैं। सो ये हमारा एरे बन चुका है। सो ये एरे यानी डब्बे, तो अब इसको हम लिखते हैं 2 4 6 8 10। सो सॉर्टेड में ही रहने चाहिए, सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब क्या है, हमको जैसे की दे दिया, की मान लेते हैं मेरे को दी गई है 12, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये देखता है कि कितनी इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 7 है, तो 7 का मिडिल क्या होगा, तो 7 को ये 2 से डिवाइड करेंगे, 7 + 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 4th मिडिल में आता है, ठीक है। तो आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो मिडिल में आ रहा है 8, ठीक है। 4th इंडेक्स में हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या ये की से, ये जो हमारे पास आया है ये की से बड़ा है या छोटा है। सो की से ही छोटा है। अगर ये की से छोटा होता तो अब हम राइट इंडेक्स पे देखेंगे, क्योंकि हमें बड़ा चाहिए, हमारी की बड़ी है। अगर ये की से बड़ा होता यानी हमारा की छोटा है, तो छोटा नंबर इसमें कहाँ मिलेगा, लेफ़्ट साइड में मिलेगा इसके, है ना। और बड़ा नंबर इसके राइट साइड में मिलेगा, क्योंकि की हमारी इससे बड़ी है। तो अब हम इसके राइट साइड में देखेंगे। अब इसके राइट साइड में कितने लेंथ देखेंगे हम, कितनी लेंथ है इसकी। सो इसकी लेंथ है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब इसका मिडल वाला क्या होगा, हमारे पास 3 + 1 / 2 विच इज़ 2, है ना। अब देखेंगे मिडिल वाला, अब मिडिल वाला क्या ये की के बराबर है, हाँ ये की के बराबर है मिडिल वाला 12। तो अब ये इसको दे देगा कि ये की के बराबर है, और ये इसका इंडेक्स दे देगा अब, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है। अगर ये अभी मान लेते हैं कि अभी भी ये छोटा होता तो अब ये और राइट में जाता, फिर राइट में एक ही है तो वो 14 को चेक करता। अगर वो भी नहीं होता तो ये -1 रिटर्न कर देता कि नहीं है, ठीक है। अब हम अपने कोड पे आ जाते हैं बाइनरी सर्च के। सो अब बाइनरी सर्च का कोड देखते हैं। तो कोड कुछ इस तरीके से है। तो ऊपर का तो आपको पता ही है, हमने फंक्शन बनाया फिर बाइनरी सर्च का, इंट स्टार्ट और एंड दे दिया हमने number.length -1, ठीक है। वाइल स्टार्ट छोटा है हमारा या फिर इक्वल है एंड से। सो इंट मिड बराबर में स्टार्ट + एंड / 2, ठीक है। तो ये जो मिडिल हमने किया था, है ना, स्टार्ट + एंड / 2,
तो ये मिडिल हमने कैसे निकाला, स्टार्ट वाला इंडेक्स एंड वाला इंडेक्स डिवाइड बाई में 2, ठीक है। अब क्या है, इफ़ नंबर जो मिड है हमारे एरे का, मिड वाला जो इंडेक्स है वो बराबर बराबर में की के हो जाता है तो वो मिड रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो बड़ा होता है, की बड़ी होती है, तो क्या करेगा, मिड +1 कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मिड क्या था, यहाँ पे मिड था 4 है ना, तो मिड को इसने क्या करा, +1 कर दिया। मिड हमारा अब हो गया 5, ठीक है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा ये, मिड को +1 करा, अब ये 5 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया और एंडिंग पॉइंट हमारा सेम था, ठीक है। अगर ये -1 हम करते, मतलब ये लेफ्ट साइड में लाना होता, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता और एंडिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, मिड -1, मिड 4 पे था तो -1 करके 3, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो कोड तो आप खुद भी लिख लोगे, ठीक है। कोड में कोई बड़ी बात नहीं है, मेन कंसेप्ट है। कोड आप सी में भी लिख लोगे, C++ में भी लिख लोगे अगर आपको आती है और आप ये समझ चुके हो, ठीक है। और इसके बाद मिड ये हो गया हमारा, एल्स में भी मैंने कंडीशन बता दी, रिटर्न -1 कर देगा फिर, और एंड हमने यहाँ पे फिर ले लिया, अपने फंक्शन को कॉल करा दिया। अब इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ एन एरर, सो क्या एरर है चेक करते हैं ज़रा। सो सेव नहीं किया था मैंने, सेव कर दिया। सो ये आ गया हमारे पास 2 इंडेक्सेस का, ठीक है। सो ये था हमारे पास बाइनरी सर्च। तो अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक बारी दिखाता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने 5, पिछली बारी 5 हमारे पास क्या था कि 2 बारी लिखा था मैंने, तो उसने पहले वाले का इंडेक्स बता दिया, लेकिन बाइनरी सर्च के केस में वो हमको -1 देगा, ठीक है। सो ऐसा क्यों हुआ, सो दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू। सो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। सो एक और चीज़ बच रही है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारे पास एक और चीज़ बची है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो इसको भी हम अभी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 तरह की चीज़ें होती है हमारे पास। एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कल के बाद जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उनमें हम इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम आज सीखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं देखेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही हम ध्यान रखेंगे मेजरली पहले तो। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि मेरे को कोई काम करने में कम से कम कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या है, जैसे मैंने कोई भी कोड लिखा, अब वो कोड जो है वो कुछ टाइम लेगा रन करने के लिए। जैसे अगर मैंने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, इंट ए बराबर में मैंने 0 कर दिया, तो अब ये क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे लिखेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं ओ लिख के एन। सो बिग ऑफ ओ, बिग ऑफ एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। सो ये होता है बिग ऑफ, यानी कम से कम इतना लेगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। एक हमारे पास होता है ओमेगा ऑफ, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा। सो देयर आर दीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। सो ये चीज़ें हैं। सो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ इसका। हाँ, सो अब क्या है ना, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अब लॉग एन होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास काफ़ी तरह की होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेजर मतलब आपका यही है कि आपको कोई भी काम करने में ज़्यादा टाइम, आपके कोड को रन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अब जैसे ये हम कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो हाँ, अब क्या होता है ना, बिग ओ नोटेशन मैंने अब अभी आपको बताई, बिग ओ नोटेशन, ये हमने लिख दिया नोटेशन, ठीक है। सो ये क्या है, अपर बाउंड, ठीक है। यानी
ज़्यादा से ज़्यादा कितना हमारे पास लगेगा। सो मैंने पीछे एक गलती कर दी थी कि मैंने वहाँ पे कम से कम बोल दिया था। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो ये अपर बाउंड है, ठीक है, अपर बाउंड यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है थीटा। सो थीटा में क्या है, सो राइटिंग पे थोड़ा सा देख लूँगा। सो थीटा क्या है ना, ये एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि एवरेज टाइम, कि एवरेज कितना टाइम लेगा। और फिर होता है ओमेगा, ओमेगा, और ये बताएगा आपको लोअर बाउंड यानी कम से कम टाइम कितना कोई प्रोग्राम रन करने में लेगा, लोअर, ठीक है। तो मेजरली हम बिग ओ का यूज़ करते हैं। अब जैसे कांस्टेंट टाइम होता है, कांस्टेंट टाइम को हम लिखते हैं बिग ऑफ 1 ऑफ n, ठीक है। अब ये किस तरह के प्रोग्राम के लिए होता है, जैसे कि 4i x, हाँ। सो जैसे कांस्टेंट टाइम है, अब एक हमारे पास लीनियर टाइम होता है, लीनियर टाइम होता है 1। कांस्टेंट टाइम यानी मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब लीनियर टाइम, जैसे मैं फोर लूप को चला रहा हूँ 1 से लेकर n तक, ठीक है। अब n मेरा डिफाइन नहीं है कि वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कांस्टेंट टाइम। अगर मैं फोर लूप को 1 से लेकर 2 तक चला रहा हूँ, 3 तक चला रहा हूँ, तो ये मेरा डिफाइन है कि मेरे को यहीं तक जाना है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 1, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा, हाँ, तो अब इसके बाद हमारे पास लॉगरिथम भी होता है। अब बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लॉगरिथमिक टाइम, लॉगरिथमिक टाइम, लॉग एन, ये कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की, ठीक है। सो अब क्या कॉम्प्लेक्सिटी सही है क्या सही नहीं है, पहले तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है। क्वाड्रेटिक टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास n², और क्यूबिक टाइम के हमारे पास है n³, ठीक है। तो अब एक भाई ग्राफ बताया तो मैं आपको, जैसे कि O1 लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है ये, ठीक है। सो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है। फिर हम देखते हैं हमारे पास, सॉरी, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है। फिर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगी, सो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ जैसे कि आपको पता ही है ऐसे जाता है। फिर लॉगरिथमिक का ग्राफ आपको पता है ऐसे जाएगा। तो ये इनकी ग्राफ है। अब बात करते हैं कि किन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है और किन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, ठीक है। सो सबसे पहले नीचे से ऊपर चलते हैं। सो नीचे से ऊपर जाने में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी लीनियर वाले की, ठीक है। लीनियर वाला हमारा सबसे कम टाइम लेता है, ठीक है। तो अब मैं ओ नहीं लिखूँगा। उसके बाद हमारा लॉग एन लेता है, लॉग एन, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉर्मल एन, उसके बाद हमारा एन लॉग एन, एन लॉग एन। सो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा है किससे, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n से ज़्यादा है या फिर n³ से ज़्यादा है, ऐसे करके कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद n³ आता है, इसके बाद 2 की पावर n आता है, और सबसे ऊपर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब ये फाइंड आउट कैसे करनी है, ठीक है। तो जैसे अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस है जिसकी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, 2n² + 3n। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बतानी है बिग ओ में, ठीक है। तो बिग ओ, सो n² + n, अगर ये बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ है, छोटे वाले से ऐड हो रही है, तो बड़े वाले को ही हम लिख देंगे, ठीक है। और नंबर को हम नहीं लिखेंगे, ये कांस्टेंट को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे n³ होता तो ये n³ आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब अगला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं कि अगर n² प्लस हमारे पास log n हो गया, कि 2 प्रोग्राम हमारे पास ऐसे आ गए
मिक्स करके कि एक में एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है और दूसरे में लॉग एन है, तो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो ऊपर वाला होगा हाइयर कॉम्प्लेक्सिटी वाला, ठीक है। तो ये हाइयर कॉम्प्लेक्सिटी वाला हमारे पास होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर लीनियर में कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस करें तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एन ही रहेगी, ठीक है। लीनियर टाइम में चाहे आप प्लस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू हमेशा एन ही रहेगी, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक हम बात करते हैं कि जैसे फोर लूप है, सिंपल फोर लूप, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन होती है, ठीक है। सिंपल फॉर लूप की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन होती है, ठीक है। बट अगर आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चला दो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। सो वहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम से बढ़ जाएगी। सो हम कोशिश ये करते हैं इसलिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हो सके तो ना चलाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब जैसे बाइनरी सर्च के केस में हमारी क्या थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं आपको बताता हूँ। बाइनरी सर्च के केस में क्या था ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सही है, मतलब इट इज़ बेटर देन लीनियर सर्च। वाई? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला हमने जो लिया एन, पहला हमने इटरेशन जो रन किया हमारा एन, सो एन को हम डिवाइड करेंगे एन से, हमारा एन बाई टू, ठीक है। ऐसे हमने 4 इटरेशन लिए, सो एन बाई टू से एन बाई टू की पावर 1, ऐसे करते करते हमारे पास और यहाँ पे 1 तक हमारे पास जो इसकी एन बाई टू की पावर के, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। और के की वैल्यू जो हमारे पास है कांस्टेंट की, ये हमारे पास आ गई log 2n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए इसकी हो जाती है log n, ठीक है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है log n, ठीक है। अब मैंने कहीं पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आपको दिखाया था चार्ट, सो हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट ये रहा। सो अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि हमारा जो लीनियर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च के केस में आ रही थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बजाय अब हमने जो निकाली है उसमें log n है। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च से कम आई है, log n, ठीक है। तो इसलिए बाइनरी सर्च इज़ बेटर देन लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है। मैंने आपको बताया वो लोग जब हम एन टाइम्स लाते हैं तो वो एन होता है, ठीक है। सो बाइनरी सर्च इस जो हमारा ज़्यादा सही आया है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अच्छे से अप्लाई करेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल पा रहे हैं। और आज बस ये बेसिक इंट्रो था। अगर आपको ये समझ में ना भी आया हो, मैं कल वापस से इसको अच्छे से क्लियर से समझाऊँगा और आगे की भी चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। वो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसके नोट्स बनाने इज़ नेसेसरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।